Hello everyone. Now I am going to explain the topic IC engine and compressors. Basically, when I am explaining talking about the IC engine, then IC engine is internal combustion engine. Means कि जिस किसी भी इंजन में इंजन के अंदर अगर कंबशन हो रहा होता है तो उसे बोलते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इंजन क्या है। बेसिकली व्हाट इज एन इंजन? सो इंजन इज ए डिवाइस विच ट्रांसफॉर्म वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अदर फॉर्म। कोई भी ऐसी डिवाइस जो किसी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में अगर वो कन्वर्ट करती है तो बेसिकली आपकी इंजन कहलाती है। फर्दर अगर मैं बात करता हूँ तो क्योंकि यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपके इंटरनल कंबशन इंजन की, और चूंकि अगर कहीं जहाँ कहीं कंबशन की बात होती है तो कंबशन का मतलब होता है ऑब्वियस सी बात कहीं ना कहीं आपकी हीट प्रोड्यूस हो रही है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हीट इंजन क्या होता है। अगेन जब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द हीट इंजन, देन हीट इंजन इज अ डिवाइस which transform chemical energy of a fuel into a thermal energy to perform useful work। जिस किसी भी इंजन में किसी केमिकल एनर्जी को यूज़ करके थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करी जाए, उस थर्मल एनर्जी से हम कहीं यूजफुल वर्क में फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं तो वो सिंपली आपसे कहलाती है आपकी हीट इंजन। अब चूंकि हम हीट इंजन आईसी इंजन की बात कर रहे हैं, इंटरनल कंबशन इंजन की बात कर रहे हैं, तो अगर इंटरनल किसी कंबशन इंजन की बात करते हैं तो बेसिकली अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं हीट इंजन की, वो दो तरीके का होता है। एक इंटरनल कंबशन इंजन और सेकेंड आपका होता है एक्सटर्नल कंबशन इंजन। तो जिस किसी इंजन में अगर कंबशन आपका इंजन के अंदर हो रहा होता है एंड आफ्टर कंबशन जो आपकी हीट प्रोड्यूस होती है उसको हम उसी इंजन के अंदर यूटिलाइज करके वर्क आउटपुट के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, तो वो सिंपली आपसे कहलाता है आपका इंटरनल कंबशन इंजन। जस्ट लाइक जो डिफरेंट आपके ऑटोमोबाइल सेक्शन आपके ऑटोमोबाइल इंजन हैं। अगर हम इन ऑटोमोबाइल इंजन की बात करते हैं तो इन ऑटोमोबाइल इंजन के केस में जो भी आप फ्यूल सप्लाई करते हो, आइदर वो आपका पेट्रोल हो या आपका डीजल हो, तो जो भी हम फ्यूल सप्लाई करते हैं इंजन के अंदर जाके अब वो कंबस्ट होता है, बर्न होता है, एंड आफ्टर बर्निंग जो आपकी हीट प्रोड्यूस होती है उस हीट के थ्रू जो आपका रेसिप्रोकेटिंग इंजन है, क्योंकि नॉर्मली हम जनरली बात करते हैं रेसिप्रोकेटिंग इंजन के केस में, तो जो आपके रेसिप्रोकेटिंग इंजन हैं वो रेसिप्रोकेट करते हैं एंड ड्यू टू दैट रेसिप्रोकेशन आपको आउटपुट वर्क के परफॉर्म में आपका व्हील रोटेशन के फॉर्म में एनर्जी आपको या वर्क आउटपुट आपको मिल जाता है। सिमिलर केस में अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन की, देन एक्सटर्नल कंबशन इंजन इज अ फॉर्म ऑफ इंजन इन विच कंबशन टेक्स प्लेस आउट ऑफ द इंजन from where heat is generated, and from the heat which is generated is transferred into the engine and engine converted that heat या that energy into the work done। just like अगर हम बात करते हैं किसी बॉयलर सेल्स के केस में, बॉयलर सेल के केस में क्या होता है, आप वहाँ पर वाटर सप्लाई करते हो, हीट प्रोड्यूस करते हो, जिसकी वजह से वो वाटर आपका स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो वाटर स्टीम आपकी जनरेट होती है उस स्टीम को आप उस पर्टिकुलर इंजन से बाहर निकाल करके आप किसी टरबाइन ब्लेड पर जाके इम्पैक्ट करते हो। वो टरबाइन ब्लेड पर आपकी हीट इम्पैक्ट होने की वजह से आपका जो स्टीम के इम्पैक्ट होने की वजह से आपके टरबाइंस कॉन्टिन्यूसली रोटेट करते हैं और रोटेशन के फॉर्म में एनर्जी आपको वहाँ पर या वर्क डन आपको वहाँ पर मिलता है। तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन जहाँ कहीं पर इंजन के बाहर कंबशन हो रहा होता है और उसके बाद में हम वर्क आउटपुट किसी अदर प्लेस पर मिलता है तो कहलाता है आपका एक्सटर्नल कंबशन इंजन। और जिस किसी इंजन में अगर हमारा कंबशन इंजन के अंदर हो रहा है वहीं पर आपका वर्कआउट हीट जनरेट हो रही है, वहीं पर वर्क आउटपुट मिल रहा है, तो सिंपली हम उसे कहते हैं इंटरनल कंबशन इंजन। फर्दर अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हीट इंजन्स की, तो अगेन आई एम इन प्रीवियस टॉपिक आई एम टू टोल्ड यू दैट द हीट इंजन इज क्लासिफाइड इनटू द टू टाइप्स like internal combustion engine and next is external combustion engine. Further if you go for the further classification, then both internal combustion engine and external combustion engine are further classified as a form of rotary engine and reciprocating engine in both cases. Agar if I am talking about the classification of IC engine or EC engine in both cases, so in case of IC engine, then the rotary engine is further classified as open cycle gas turbine engine and Wankel engine. Yes, the Wankel engine very important. In further next topic I will explain about the Wankel engine. Wankel engine is a form of rotary engine which is used for again for just the you can say that alternate of reciprocating engine. The reciprocating engine are further as is here classified as gasoline engine and diesel engine. Gasoline engine is just like as a petrol engine, and diesel engine, you know, the diesel engine. So the reciprocating engine classification is based on the depend on the fuel used.
कैसा फ्यूल यूज़ कर रहे हो उसके बेसिस पर आपके रेसिप्रोकेटिंग इंजन दो टाइप के होते हैं, गैसोलीन या पेट्रोल इंजन या डीजल इंजन। बेसिकली अगर हम फ्यूल डिफरेंट यूज़ करते हैं तो उनकी जो वर्किंग है वो भी आपके डिफरेंट होती है, इसलिए इसको दो पार्ट्स में क्लासीफाई किया गया है। सिमिलरली अगर बात करते हैं एक्सटर्नल कंबशन इंजन के केस में, तो एक्सटर्नल कंबशन इंजन फर्दर क्लासिफिकेशन है रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी। एंड रेसिप्रोकेटिंग एंड रोटरी की बात करते हैं तो रेसिप्रोकेटिंग आपका होता है स्टीम इंजन एंड स्टर्लिंग इंजन, और अगर हम बात करते हैं रोटरी इंजन की तो वो अगेन आपको दो टाइप का वो होता है, स्टीम टर्बाइन ऑन क्लोज साइकिल गैस टर्बाइन। Yes, the next I am first I will explain what is IC engine, what is heat engine, and what is the classification of heat engine. Now the main topic of our subject is here IC engine, internal combustion engine, and जो हम अपना इंटरनल कंबशन यूज़ करते हैं डिफरेंट ऑटोमोबाइल सेक्टर्स में, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में हम रेसिप्रोकेटिंग फॉर्म में ही यूज़ करते हैं। रोटरी का भी आपका सिंपल एक एग्जांपल अभी हमने लास्ट टाइम आपको टॉपिक में दे रखा है वेंकल इंजन के फॉर्म में, बट वेंकल इंजन जनरली जो मोस्ट ऑफ द इंजन जो हम यूज़ करते हैं वो रेसिप्रोकेटिंग होते हैं। तो अगर हम किसी रेसिप्रोकेटिंग इंजन के किसी कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो सबसे पहला कंपोनेंट यहाँ पर आपका आता है आपका सिलेंडर ब्लॉक। सिलेंडर ब्लॉक बेसिकली अगर हम कहीं पर किसी इंजन को कास्ट करते हैं, कास्टिंग करते हैं, तो कास्टिंग में नंबर ऑफ अगर मल्टी सिलेंडर इंजन है तो उसमें मल्टीपल सिलेंडर्स आपके वहाँ पर आप कास्ट करते हो। उन कास्टिंग के बाद में किसी एक अगर सिलेंडर ब्लॉक की बात करते हैं तो वो बेसिकली कंपोनेंट कहलाता है कास्टिंग के केस में आपका सिलेंडर ब्लॉक कंपोनेंट। इस सिलेंडर ब्लॉक के सराउंडिंग में आप कूलिंग अरेंजमेंट आप करते हो। अगर वाटर कूलिंग आपका सिस्टम है तो वाटर जैकेट आप प्रोवाइड करोगे, अगर फिन अरेंजमेंट है तो फिन्स आप प्रोवाइड करोगे। तो सिलेंडर ब्लॉक बेसिकली अ कास्टेड कंपोनेंट out of which the cooling arrangement is provided, and it is mounted it is generated in the form of casting product. Further, the next topic is cylinder. Cylinder basically as the name is clear, the in this picture is also shown, this is the part of the cylinder. So in case of cylinder, it is a circular part in which the fuel or air fuel mixture is supplied, and after combustion the heat is generated in this particular area. Next thing is piston. Next thing is piston. Piston is a reciprocating component as shown in this picture. Piston is a reciprocating component which reciprocate within the cylinder ups and down, and the arrangement is piston is just like as it is a seal tight system, so that the fumes which are generated in this chamber does not flow below into the crankcase areas. And this piston is also fitted or you can say that tight fitted with the help of piston rings which are provided surrounding to these pistons. In the next further I will explain about what is the piston rings. The next engine component is combustion chamber. Combustion chamber is that chamber where the air fuel mixture is supplied, and with the help of spark plug, spark is generated and the fuel is burned. Where I have marking, this is the area is the combustion chamber. So in this area the fuel is supplied, the air is supplied, spark plug sparking takes place, and the fuel is burned. The next part is the inlet manifold and exhaust manifold. And the inlet and exhaust manifold are those areas in which if I am talking about the inlet manifold, तो inlet manifold आपका वो particular area होता है जहाँ पर या वो आपकी पाइप फिटिंग एरिया होता है जिसके थ्रू एयर, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट सीआई इंजन, तो जिसके थ्रू आपका एयर सप्लाई होती है। और अगर हम पेट्रोल इंजन की बात कर रहे हैं या एसआई इंजन की बात कर रहे हैं तो जिसके थ्रू आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर आपका सप्लाई होता है, वो पर्टिकुलर एरिया आपका कहलाता है आपका कंबशन चैम्बर। वो पर्टिकुलर एरिया कहलाता है कंबशन चैम्बर, और जिसके थ्रू आपका सप्लाई होता है, जिसके थ्रू आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर सप्लाई हो रहा होता है, वो पर्टिकुलर एरिया कहलाता है आपका इनलेट मैनिफोल्ड। सिमिलर केस में एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड की अगर बात करते हैं तो वो पर्टिकुलर पाइप फिटिंग एरिया जिसके थ्रू आपका बर्न गैसेस बाहर निकलती हैं, वो कहलाता है आपका एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड एरिया। फर्दर नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है आपका इनलेट एंड एग्जॉस्ट वॉल्व। If I am talking about inlet and exhaust valve,
Then inlet exhaust valve are generally which are occurs in reciprocating engine are in the form of puppet valve form, and these are the inlet and exhaust valve. The inlet valve are used for supply the air at a particular instant of time for particular period of time and for to a particular amount. And with the help of exhaust valve, after burning, the burn gases which are generated into the combustion chamber at very high pressure, then after combustion the exhaust valve are opened and the burn gases flew out of the engine. Further, next component is spark plug. Spark plug is used in SI engine. I am talking about the basic component of engine, a basic engine component. So the spark plug is used in SI engine. If I go for the CI engine, compression ignition engine, or I can say a diesel engine. So then in case of diesel engine, in place of spark plug, injector is used. Injector is used for inject the diesel. So if I'm talking about the spark plug is used for supply sparking generate a spark, or with the help of that spark the air fuel mixture which is supplied into the combustion chamber is burned. Connecting rod. Connecting rod is the component as shown in the picture. You have already seen that this is the component of connecting rod, and connecting rod is used for connecting the piston to the crankshaft. And there are two ends of the connecting rod. One is smaller end and other is bigger end. A smaller end is connected to the piston and the bigger end is connected to the crankshaft. Further, if I am talking about the next component, the next component is crankshaft. Crankshaft, as you see here in picture, this is the area of crankshaft, and crankshaft is the area which convert the reciprocating energy into the reciprocating form of energy into the rotatory energy. So as you see seeing here, the piston inside the cylinder reciprocates up and down, and due to this this reciprocation is obtained by the combustion of fuel. So पहले आपका जब फ्यूल बर्न होगा जिसकी वजह से पिस्टन अप एंड डाउन मूव करेगा, और पिस्टन के अप एंड डाउन मूव करने की वजह से आपका कनेक्टिंग रॉड मूव करेगी, और कनेक्टिंग रॉड के बाद में जो से अटैच क्रैंक शाफ्ट है ये वहां पर आपके सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करेगा। मींस क्रैंक शाफ्ट एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो आपके रेसिप्रोकेटिंग मोशन को रोटेटरी मोशन में कन्वर्ट कर देता है। फर्दर अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं तो नेक्स्ट कंपोनेंट आपका आता है इसके बाद में पिस्टन रिंग्स। आपको पिस्टन के बारे में थोड़ा सा आइडिया पहले भी दे चुका हूं। पिस्टन रिंग्स बेसिकली पिस्टन के सराउंडिंग में आपके अटैच की जाती हैं, और इसका बेसिकली पर्पस होता है कि आफ्टर कम्बशन जो आपकी फ्यूल बर्न आपका हो रहा है, क्योंकि जब किसी कम्बशन चैम्बर के अंदर फ्यूल बर्न होता है तो बहुत एक्सेसिव अमाउंट ऑफ एनर्जी जनरेट होती है, और इतनी हैवी एनर्जी, इतना हाई प्रेशर जनरेट होने की वजह से अगर हमारे एग्जॉस्ट वाल्व उस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में ओपन नहीं है तो वो बर्न गैसेस फ्लू होकर नीचे आने की टेंडेंसीज में रहती हैं। हमारी अप्रोच होती है कि ये जो बर्न गैसेस हैं ये नीचे आपका क्रैंक केस एरिया में ना आए, क्योंकि जब ये गैसेस क्रैंक केस एरिया में आएंगी तो इसके जो पर्टिकुलर कंपोनेंट्स आपके होते हैं इनको कोरोड करेंगी, और यहाँ पर उसके जो कार्बन पार्टिकल्स आपके हैं वो आपके डिपॉजिट हो सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए, बर्न गैसेस को नीचे क्रैंक केस एरिया में ट्रांसफर को रोकने के लिए जो यहाँ पर रिंग्स लगाई जाती हैं वो बेसिकली कहलाती हैं आपके पिस्टन रिंग्स। फर्दर गजन पिन। Gudgeon pin is a pin which is used to connect piston to connecting rod. As you are saying here, then the gudgeon pin is a component which is a form of pin that is used to connect the two components like the connecting rod and piston. Further, if I am talking about camshaft, camshaft is a form of shaft which is in which multiple components like push-pull rod and springs and different arrangements are arranged in camshaft, and the basic purpose of the camshaft is to provide motion to the inlet and exhaust valve. Just because crankshaft is a very important component, so because the opening and closing of the inlet and exhaust valve is a very important part of this combustion chamber. Next component is cam. As the cam is an integral part of the camshaft, the profile of cam is, you can say that just like as a oval shape in the form of this profile is provided to the cam, and the cam profile is provided in the manner so that
when you needed the opening of the valve, when you needed closing of the valve at particular instant of time. This opening and closing and period of opening and closing is provided with the help of this cams. Further, the next component is flywheel. Flywheel is again a very important component, especially in case of 4 stroke engine. Just because of in 4 stroke engine, अगर हम देखें 4 स्ट्रोक इंजन के केस में, तो एक स्ट्रोक में है हमारा पावर स्ट्रोक होता है, और सेकेंड स्ट्रोक जो हमारा होता है वो हमारा सक्शन या वो हमारा एग्जॉस्ट स्ट्रोक, हम उसको कह सकते हैं सक्शन स्ट्रोक हमारा होता है। तो जिस स्ट्रोक में सक्शन हो रहा होता है, जो सक्शन पावर हो रही होती है, उस समय हमें पावर नहीं मिलती है और नेक्स्ट स्ट्रोक पावर मिलती है। अगर फ्लाईव्हील को हम ना लगाएं या ऐसी कोई डिवाइस ना लगाएं, तो उस केस में क्या होगा, एक समय पिस्टन जर्क के साथ नीचे आएगा, और सेकेंड स्ट्रोक में अगर बात करते हैं तो वहाँ पावर नहीं मिलेगी, जिसकी वजह से अगर हम व्हील का रोटेशन या क्रैंकशाफ्ट का रोटेशन की बात करें तो एक बार में आपका बहुत तेजी से होगा और सेकेंड टाइम में वो रोटेशन आपका स्लो होगा। तो ये एक यूनिफॉर्म फॉर्म ऑफ रोटेशन को जनरेट करने के लिए हम यूज़ करते हैं फ्लाईव्हील को। फ्लाईव्हील इज जस्ट फॉर्म ऑफ एज अ एनर्जी स्टोरेज डिवाइस आपकी होती है, जिस समय एनर्जी ज़्यादा होगी वो एनर्जी स्टोर कर लेगा, और जिस समय एनर्जी कम होगी वो आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी आपको प्रोवाइड करेगा, जिससे एक यूनिफॉर्म वे में यूनिफॉर्म आपका स्पीड से आपका व्हील रोटेट करेगा और आपको गाड़ी रनिंग में आपका जर्क आपको प्रोवाइड नहीं होगा। फर्दर द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिक इंजन नॉमेनक्लेचर। जो भी हम इंजन के कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं, इन कंपोनेंट्स जो आपके अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, इनके अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ की जाती है इनके मेजरमेंट के लिए या इनके मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के लिए। जैसे फर्स्ट कंपोनेंट आपका आता है सिलेंडर बोर। अगर सिलेंडर बोर की बात करते हैं तो जो हमारा सिलेंड्रिकल पार्ट हमारा होता है, उस सिलेंड्रिकल पार्ट का जो इनसाइड डायामीटर हम जो यूज़ करते हैं वो बेसिकली कहलाता है सिलेंडर बोर, और इसको डिनोट करते हैं स्मॉल डी से। फर्दर नेक्स्ट आपका आता है पिस्टन एरिया। पिस्टन एरिया जो आपका सिलेंड्रिकल पार्ट है, उसमें जो पिस्टन आपका ट्रेवल कर रहा होता है, ये इस पिस्टन का जो आपका सर्कुलर पेरिफेरी का जो आपका एरिया होता है, ये कहलाता है पिस्टन एरिया। और ये आपका, चूंकि हम आपसे कह चुके हैं कि आपका जो पिस्टन आपका होता है वो आपके सिलेंडर के अंदर टाइट फिट आपका होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट द पेरिफेरल डायमीटर ऑफ दैट पिस्टन इज इक्वल टू द डायमीटर ऑफ सिलेंडर बोर। तो जो आपका पिस्टन का डायमीटर आपका हो जाएगा वो आपका डायमीटर डी, एंड सो द डायमीटर जो द पिस्टन एरिया इज π/4 डी स्क्वायर। फर्दर नेक्स्ट इज स्ट्रोक एल। द स्ट्रोक एल इज the length which between the TDC and BDC, yeah, in other form, in simplest way I can say, when piston reciprocate from in an engine from lower end to upper end, then the distance which cylinder move is known as stroke, and it is denoted by L. Next is dead center. Dead center, if I am drawing a simple diagram. If I assume that this is the piston, then in this piston the lower end from which the piston travel is known as BDC, and the upper end on which till that the piston travel is known as TDC, and the distance between this BDC and TDC is known as L, stroke length, and the dead center is the TDC is known as the full form of TDC is top dead center, means topmost position of the piston. BDC is the bottommost position of the center, that's why it is known as bottom dead center. Now next thing is displacement volume or the shaft volume, means when piston moves from BDC to TDC they see, then how much amount it can sweep off, means when in the case of सक्शन स्ट्रोक, जब पिस्टन TDC से BDC आता है और आपका वॉल्यूम को सक करता है, तो एक सर्टेन अमाउंट, चूंकि इनलेट वॉल्व उसमें ओपन होगा, एक सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्यूल वहां पर आपके इंजन के अंदर सक कर लेगा। उस सक करने के बाद में जब पिस्टन नीचे से ऊपर जाता है तो कितने वॉल्यूम को स्वीप ऑफ करता है या कितने वॉल्यूम को आपको कंप्रेस कर सकता है। तो जितने वॉल्यूम को कंप्रेस या स्वीप ऑफ कर रहा है वो बेसिकली कहलाता है आपका स्वेप्ट वॉल्यूम, डिनोटेड बाय VS, एंड द VS इज एरिया ऑफ द पिस्टन एंड द स्ट्रोक एंड द स्ट्रोक लेंथ. So the VS is A multiplied by L, or I can say that π/4 d square L. Further, the next nomenclature is cubic capacity. Yes, this is a very important thing.
जनरली हम बात करते हैं किसी भी इंजन के टर्म में, अगर हम किसी के व्हीकल की बात करते हैं या गाड़ी की बात करते हैं तो सिंपली बात करते हैं कोई इंजन हमारा कितने सीसी का है। सीसी बेसिकली होती क्या है, जनरली हम बात करते हैं अगर बाइक के लिए तो 100 सीसी, 160 सीसी, 220 सीसी, सर्टेन अमाउंट ऑफ सीसीज की बात करते हैं। ये सीसी बेसिकली है क्या, ये आपकी होती है क्यूबिक कैपेसिटी। क्यूबिक कैपेसिटी मीन्स जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है तो कितने अमाउंट ऑफ फ्यूल को वो सक कर सकता है या कितना अमाउंट ऑफ फ्यूल वो अंदर सप्लाई उसमें किया जाता है, वो उसी कैपेसिटी कहलाती है आपकी उस पर्टिकुलर इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी। और किसी भी पर्टिकुलर इंजन की क्यूबिक कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो क्या होती है, आपका जो पर्टिकुलर इंजन का स्वेप्ट वॉल्यूम है वो उसका स्वीपिंग कैपेसिटी आपका होगा, कितना स्वीप कर सकता है, और प्लस उस पर्टिकुलर इंजन में कितने नंबर ऑफ सिलेंडर्स हैं। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर अगर आपके पास इंजन है जो 4 सिलेंडर इंजन आपका है, तो उसमें आपका जो उसकी क्यूबिक कैपेसिटी आपकी हो जाएगी वीएस मल्टीप्लाइड बाय के, मीन्स के यहाँ पर आपका हो गया नंबर ऑफ सिलेंडर। और अगर हम एक सिंपल केस की बात करते हैं, कोई पर्टिकुलर इंजन ऐसा है जहाँ पर आपका सिर्फ और सिर्फ एक सिलेंडर आपका है, तो इन डेट केस जो क्यूबिक कैपेसिटी आपकी हो जाएगी वो आपकी सिंपली कहलाएगी आपकी वीएस या उसके स्वेप्ट वॉल्यूम के बराबर होती है। फर्दर अगर बात करते हैं क्लियरेंस वॉल्यूम की, क्लियरेंस वॉल्यूम क्या होता है। अब देखिए हमने आपको बताया कि जो आपका पिस्टन है वो आपका एक सर्टेन हाइट तक ही आपका मूव कर सकता है, उसके ऊपर आपका मूव नहीं करता है। तो जहाँ तक पिस्टन मूव कर सकता है या उसके टीडीसी तक की जो पोजीशन होती है, टीडीसी से लेकर के टॉप मोस्ट पोजीशन की जो डिफरेंस आपका होता है, जो आपकी हाइट होती है, वो कहलाती है वीसी या उसका क्लियरेंस वॉल्यूम। इतनी डिस्टेंस आपकी जब पिस्टन ट्रेवल करता है तो इतनी सर्टेन अमाउंट ऑफ डिस्टेंस वो छोड़ता है, क्योंकि एक सर्टेन लेवल तक वो गैसेस को कंप्रेस कर सकता है। आफ्टर दैट जो गैसेस है या जो चार्ज है वो कंप्रेस नहीं होगा। तो जिस पर्टिकुलर एरिया में चार्जेस मेंटेन रहते हैं, कंप्रेस होकर आपके स्टेबल फॉर्म में रहते हैं, वो पर्टिकुलर एरिया आपका कहलाता है आपका क्लियरेंस वॉल्यूम। इसको डिनोट करते हैं वीसी से। फर्दर आपका आता है कंप्रेशन रेशियो, क्योंकि अगर हम किसी भी इंजन की बात करते हैं तो बात करते हैं उस पर्टिकुलर इंजन का कंप्रेशन रेशियो कितना है, या अगर हम एक सिंपल वे में बात करते हैं तो हम कहते हैं कि जो आपका डीजल इंजन है उससे कंप्रेशन रेशियो ज़्यादा होता है, पेट्रोल इंजन का कंप्रेशन रेशियो कम होता है। तो बेसिकली कंप्रेशन रेशियो होता क्या है, कंप्रेशन रेशियो को डिनोट करते हैं आर से, और ये आपका होता है आर इज इक्वल टू वी टी बाई वी सी, वेयर वी टी इज द टोटल वॉल्यूम, मीन्स टोटल कितना अमाउंट ऑफ वॉल्यूम आप कोई भी सिलेंडर या के अंदर आपका एयर फ्यूल का मिक्सचर आपको कैप्चर कर सकते हो या आ सकता है। और वीसी आपका होता है क्लियरेंस वॉल्यूम, जो क्लियरेंस कितना आप लेवल तक कंप्रेस करके वॉल्यूम को ला सकते हो, वो कहलाता है वीसी। तो आर इज इक्वल टू होगा वी टी बाई वी सी, जहाँ पर अगर बात करेंगे वी टी जो टोटल वॉल्यूम आपका हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, लोअर पार्ट के वॉल्यूम की अगर बात करते हैं तो ये आपका होता है वी एस, अपर पार्ट के वॉल्यूम आपका होता है वी सी। तो वी टी इज इक्वल टू हो जाएगा वी सी प्लस वी एस डिवाइडेड बाई वी सी इज इक्वल टू 1 प्लस वी एस बाई वी सी, मीन्स 1 प्लस स्वेप्ट वॉल्यूम डिवाइडेड बाई क्लियरेंस वॉल्यूम। This is the different types of nomenclature which is used for reciprocating engines. Further, the next thing which I am going to explain here, आपके जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ, जो हम अभी तक रेसिप्रोकेटिंग इंजन्स की बात कर रहे थे, ये रेसिप्रोकेटिंग अगर इंजन्स की हम बात करते हैं तो ये जनरली आपके दो टाइप के होते हैं। एक आपका होता है 4 स्ट्रोक इंजन, एक आपका होता है 2 स्ट्रोक इंजन। अभी हमने जब फ्लाईव्हील की बात की थी तो हमने एक बार 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक टर्म यूज़ किया था। बेसिकली 4 स्ट्रोक इंजन आपका होता है जहां पर आपकी जो एक कंबशन प्रोसेस होती है वो आपके 4 स्ट्रोक्स में डिवाइड होती है। 4 स्ट्रोक्स मीन्स 4 मल्टीपल स्टेप ऑफ प्रोसेस पे जहाँ कहीं हम किसी प्रोसेस को डिवाइड कर देते हैं तो वो कहलाता है आपका 4 स्ट्रोक इंजन। और जहाँ कहीं पर जो पूरी कंबशन प्रोसेस है उसको हम 2 स्टेप्स में या 2 प्रोसेस में डिवाइड कर देते हैं तो वो कहलाता है आपका 2 स्ट्रोक इंजन। सबसे पहले बात कर लेते हैं 4 स्ट्रोक इंजन। बेसिकली 4 स्ट्रोक इंजन आपका होता क्या है, और तो 4 स्ट्रोक इंजन की बात करें तो सबसे पहले उसमें कौन कौन से 4 स्ट्रोक होते हैं। सबसे पहले अगर आपकी बात करें तो आपका होता है सक्शन और इनटेक स्ट्रोक। सक्शन और इनटेक स्ट्रोक मीन्स जिसमें चार्ज आप सक करके अंदर लेते हो। कंप्रेशन स्ट्रोक जहाँ चार्ज को कंप्रेस करते हो। एक्सपेंशन जहाँ चार्ज को एक्सपेंड करते हो, या फिर वो पावर स्ट्रोक भी कहलाता है। इसी स्टेज में कंबशन आपका होता है। और थर्ड स्ट्रोक की बात करते हैं तो आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक। आफ्टर कंबशन जो बर्न गैसेस कंबशन चैम्बर के अंदर रह जाती हैं वो आपका फ्लो होकर बाहर आपकी निकलती हैं। अच्छा, फर्दर यहाँ बात करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन, 4 स्ट्रोक एसआई एंड सीआई इंजन। एसआई इंजन की बात करते हैं अगर हम तो एसआई आपका होता है स्पार्क इग्निशन इंजन। और सीआई इंजन की अगर बात करते हैं तो सीआई आपका होता है कंप्रेशन इग्निशन इंजन।
स्पार्क इग्निशन इंजन, जिस पर्टिकुलर इंजन में आप स्पार्क प्लग यूज़ करते हो। और स्पार्क प्लग आप किस में यूज़ करते हैं? स्पार्क प्लग आप बिल्कुल दो चीज़ें बहुत क्लियरली समझ लीजिए। स्पार्क प्लग हमेशा आपके पेट्रोल इंजन से यूज़ किया जाता है। तो पेट्रोल इंजन्स को हम एसआई इंजन से बोलते हैं या इनको एसआई स्पार्क इग्निशन इंजन ही बोलते हैं। अगर हम डीजल इंजन की बात करते हैं तो डीजल इंजन में हमारा स्पार्क प्लग यूज़ नहीं होता है। तो इन दैट केस डीजल इंजन केस में अगर हमें चार्ज को बंद कराना होगा तो हमारी प्रोसेस क्या होती है, हम जो आपका सिलेंडर प्रेशर अरेंजमेंट है उस पर्टिकुलर सिलेंडर में हम गैसेस को फिल करते हैं और गैसेस को फिल करने के बाद में हम उसको कंप्रेस करते जाते हैं। जब एक सर्टेन लेवल तक कंप्रेस करते हैं उसके बाद में इंजेक्टर के थ्रू हम वहाँ पर, या अगर हम बात कर ले इसको हम इंजेक्टर मान लेते हैं, तो इंजेक्टर के थ्रू हम वहाँ पर फ्यूल को इंजेक्ट करते हैं। अब जैसे इंजेक्टर से फ्यूल आपका इंजेक्ट हुआ, अंदर आपकी गैसेस कंप्रेस फॉर्म में थी, जब किसी गैसेस को आप कंप्रेस करते हो तो वहाँ उनका टेम्परेचर और प्रेशर राइज करता है। तो जैसे ही आपका डीजल वहाँ पर इंजेक्टर से इंजेक्ट करते हो वो आपका एटमाइज हो जाता है, वेपराइज हो जाता है ड्यू टू हाई टेम्परेचर ऑफ गैसेस, और एयर और फ्यूल का बेटर मिक्सचर आपका जनरेट हो जाता है। उसके बाद में फर्दर क्या करते हो, इंजेक्ट करने के बाद में फर्दर आप चार्ज को और कंप्रेस करते जाते हो और कंप्रेस करते जाते हो। तो जब एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा आप चार्ज को कंप्रेस कर देते हो तो उस कंप्रेशन की वजह से होता क्या है, अंदर और एक्सेसिव फॉर्म ऑफ हीट जनरेट होती है। और इतनी ज़्यादा हीट जनरेट होने की वजह से जो डीजल आपका होता है वो सेल्फ इग्नाइट हो जाता है, ऑटोमेटिकली बर्न हो जाता है। जस्ट बिकॉज ऑफ डैट डीजल इंजन में हम स्पार्क प्लग यूज़ नहीं करते हैं। एक चीज़ और, डीजल इंजन जो आप डीजल फ्यूल यूज़ करते हो इसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इसलिए हम इसको कंप्रेस करके इजीली हम बर्न कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आपके माइंड में राइज हो सकता है कि अगर हम ये काम डीजल में कर रहे हैं तो सेम काम हम पेट्रोल में क्यों नहीं कर सकते हैं। पेट्रोल में एक ड्रॉबैक आपका होता है कि पेट्रोल इंजन का में जो पेट्रोल फ्यूल आप यूज़ करते हो उसका सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, मींस अपने आप ऑटो इग्नाइट होने वाला टेम्परेचर जो आपका होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से आप उसको अगर एक सर्टेन लेवल से ज़्यादा भी कंप्रेस कर देते हो तो भी वो सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंचता है। लेकिन डीजल के केस में क्या है, आपने उसको स्लाइटली कंप्रेस किया या एक सर्टेन लेवल तक जैसे उसको आप कंप्रेस करते हो तो उसका टेम्परेचर इतना हो जाता है कि जो डीजल के बर्निंग टेम्परेचर के बराबर हो जाता है। उस केस में फ्यूल आपका इजीली बर्न हो जाता है। तो बेसिकली यही आपका डिफरेंस आपका होता है। अगर हम बात करते हैं एसआई इंजन्स में और सीआई इंजन्स में, एसआई मींस स्पार्क इग्निशन, यहाँ पर कंबशन हम स्पार्क प्रोड्यूस करके करते हैं और स्पार्क के लिए हमें स्पार्क प्लग चाहिए होता है। सीआई इंजन मींस कंप्रेशन इग्निशन इंजन, यहाँ पर चार्ज को हम कंप्रेस करते हैं और कंप्रेशन का बेसिक रीज़न आपका ये है कि जब चार्ज को आप कंप्रेस करोगे तो वो कंप्रेस होकर उसका टेम्परेचर राइज होगा और टेम्परेचर राइज होने की वजह से वो अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँच जाएगा, और जैसे ही कोई चार्ज अपने सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर तक पहुँचेगा वो आपका ऑटोमेटिकली इग्नाइट हो जाएगा इन केस ऑफ डीजल इंजन। चलिए अच्छा, फिलहाल हम बात कर लेते हैं 4 स्ट्रोक इंजन के केस में डिफरेंट स्ट्रोक आपके कौन कौन से होते हैं इन केस ऑफ 4 स्ट्रोक इंजन। पहला है सक्शन स्ट्रोक, जो हमें डायग्राम से देखिए यहाँ पर सक्शन या इंटेक स्ट्रोक डायग्राम में दिख रहा है। इस केस में क्या होता है, पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव करता है, और जैसे पिस्टन टीडीसी से बीडीसी तक मूव करता है सेम केस में आपका इनलेट वॉल आपका ओपन हो जाता है। इनलेट वॉल ओपन होने के बाद में अगर हम एसआई इंजन की बात कर रहे हैं तो कार्बोरेटर आपका होता है, उस कार्बोरेटर से आपका फ्यूल सप्लाई होता है आपके कंबशन चैम्बर के अंदर। अगर हम बात कर लेते हैं सीआई इंजन के केस में, तो सीआई इंजन के केस में सिर्फ और सिर्फ एयर सप्लाई होती है, तो आपका एयर फिल्टर लगा होता है, उस एयर फिल्टर से आपकी एयर सप्लाई होती है और एयर कंबशन चैम्बर के अंदर आपकी आ जाती है। तो ये आपका हो गया सक्शन स्ट्रोक, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका इनलेट वॉल ओपन होता है, और इनलेट वॉल ओपन होने की वजह से जैसे ही पिस्टन टीडीसी से नीचे बीडीसी की तरफ आता है, जस्ट लाइक एज ए सिरिंज, आप एक सिरिंज का एग्जांपल लीजिए। सिरिंज को जब आप पुल करते हो नीचे तो लाते हो तो अंदर एक लो प्रेशर जो जनरेट होता है, तो जैसे ही आप पिस्टन नीचे की तरफ आता है अंदर की तरफ ये जो आपका इनर एरिया आपका है, इस पर्टिकुलर इनर एरियाज में आपका लो प्रेशर जनरेट होता है। बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है जो कंपेरेटिवली इनर साइड्स की कंपेरिजन में आपका हायर होता है, तो वहाँ से आपका फ्यूल या एयर फ्यूल का मिक्सचर या एयर जो भी आप यूज़ कर रहे हो अपने इंजन के अकॉर्डिंग वो आपके अंदर इजली सप्लाई हो जाता है। तो ये आपकी प्रोसेस आपकी होती है आपके सक्शन स्ट्रोक की। आफ्टर सक्शन स्ट्रोक नेक्स्ट आपका होता है कंप्रेशन स्ट्रोक। जब पिस्टन सक्शन स्ट्रोक में पूरा टीडीसी से बीडीसी की तरफ तक आ जाता है तो उस केस में चार्ज अंदर सक हो जाता है। अब आफ्टर डेट क्या होता है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ बीडीसी से या बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ मूव करता है, क्योंकि क्रैंक शाफ्ट हमारी कॉन्टिन्यूसली रोटेट कर रही है। तो जब क्रैंक शाफ्ट पहले हाफ सर्किल रोटेट करेगी
उस हाफ सर्किल में पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आएगा, टॉप डेड सेंटर बॉटम डेड सेंटर आएगा। फर्दर जब क्रैंक शाफ्ट आपकी और रोटेट करेगी तो और रोटेशन में फर्दर हाफ रोटेशन के केस में क्या होगा, 180 डिग्री रोटेशन में पिस्टन अब बीडीसी पर जो आपका आ चुका था यहाँ से टीडीसी की तरफ के केस में टीडीसी की तरफ आपका मूव करेगा। इस केस में जो आपका इनलेट वॉल आपका पहले केस में आपका ओपन हो गया था वो अब यहाँ पर इनलेट वॉल आपका क्लोज होगा, साथ साथ में एग्जॉस्ट वॉल तो पहले से ही आपका क्लोज था। अब जो भी गैसेस आपके अंदर की तरफ आ गई थी, जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा तो इन पर्टिकुलर गैसेस को वो कंप्रेस करता जाएगा, एक सर्टेन लेवल तक पिस्टन आपका मूव करता जाएगा और वहां पर आपका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ जो आपकी गैसेस होंगी उनको एक हायर लेवल तक कंप्रेस कर देगा। जब ये गैसेस ऊपर तक कंप्रेस आपकी हो जाएंगी और वो ये प्रोसेस पिस्टन तब तक आपका पूरा मूव करके आपका यहाँ पर अपर पोर्शन में पिस्टन आपका यहाँ पर पहुंच जाएगा, या कह सकते हैं क्रैंक शाफ्ट का पूरा 360 डिग्री रोटेशन आपका हो जाएगा। 180 डिग्री रोटेशन के लिए केस में सक्शन, रिमेनिंग 180 डिग्री रोटेशन के केस में आपका कंप्रेशन। नेक्स्ट आपका जो आपकी स्टेज आती है वो आपकी होती है एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक। इस केस में क्या होता है, जब पिस्टन आपका पूरा टीडीसी तक पहुंच चुका होता है, जो आप यहाँ पर देखिए डायग्राम में आप देख रहे हो, ये पिस्टन आपका टीडीसी तक पहुंच गया है। इस केस में स्पार्क प्लग से हम स्पार्किंग कराते हैं। जैसे स्पार्क प्लग से आपकी स्पार्किंग होगी, स्पार्किंग होते ही चार्ज आपका बर्न होगा और एक आपका जस्ट लाइक जो चार्ज की बर्निंग प्रोसेस होती है वो जस्ट लाइक ऐसे एक्सप्लोजन होती है। जैसे किसी कन्फाइंड एरिया में अगर आप एक्सप्लोड कराते हो तो क्या होता है, वहाँ पर बहुत हाई प्रेशर वेव्स जनरेट होती हैं और उन हाई प्रेशर वेव्स की वजह से क्या होगा, पिस्टन पर फोर्स लगेगा और पिस्टन अगेन नीचे आने की टेंडेंसी में आपका रहेगा। तो इस केस में क्या होता है, एक्सपेंशन स्ट्रोक में ये आपका इसीलिए कि यहाँ मेंशन भी किया है हमने, एक्सपेंशन प्लस पावर स्ट्रोक। तो ये आपका एक्सपेंशन स्ट्रोक कह सकते हैं, ये पावर स्ट्रोक कह सकते हैं, क्योंकि इसी स्टेज में चार्ज बर्न होता है और बर्निंग की वजह से पावर मिलती है। इस हाई पावर की वजह से पिस्टन पर फोर्स अप्लाई होता है और पिस्टन नीचे तरफ टेबल होता है। जैसे पिस्टन नीचे तरफ टेबल होगा तो अगेन आपकी नेक्स्ट प्रोसेस शुरू हो गई, टीडीसी टू बीडीसी मूवमेंट ऑफ पिस्टन। इस केस में क्रैंक शाफ्ट अगेन 180 डिग्री रोटेट करेगी और पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ लोअर पार्ट तक आपका ट्रेवल करके आ जाएगा। फर्दर फोर्थ स्ट्रोक आपका आता है एग्जॉस्ट स्ट्रोक। जब पिस्टन पूरा नीचे तक आ गया था तो ड्यू टू इनर्शिया, अब इस केस में देखिए हमें रोटेट करने के लिए कोई अलग पावर की जरूरत नहीं है। जो क्रैंक शाफ्ट जो आपका नीचे जो आपका पिस्टन यदि तेजी से नीचे आया था, इसने क्रैंक शाफ्ट को रोटेट कराया। क्रैंक शाफ्ट जैसे 180 डिग्री रोटेट किया, अब क्रैंक के पर इतना इनर्शिया आ गया था कि उसने फर्दर और रोटेशन अपने आप ले लिया। तो जो फर्दर रोटेशन अपने आप लेगा, जो रिमेनिंग आपका रोटेशन आपका रहेगा वो होता है ड्यू टू इनर्शिया। इस केस में क्रैंक शाफ्ट आपकी फर्दर रोटेट करती है और जैसे क्रैंक शाफ्ट आपकी रोटेट करेगी, पिस्टन नीचे से आपका बीडीसी से टीडीसी तक ट्रेवल करेगा। इस केस में इस पर्टिकुलर कंडीशन में एग्जॉस्ट वॉल आपका ओपन होता है। जैसे एग्जॉस्ट वॉल आपका ओपन होगा, जब बर्न गैसेस नीचे से ऊपर तक जाएंगी, एग्जॉस्ट वॉल आपका ओपन है तो वो आपका स्वीप ऑफ करता हुआ जो भी आपका बर्न चार्जेस आपके अंदर हैं उसको स्वीप ऑफ करता हुआ बाहर निकाल देगा। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस कहलाती है आपकी एग्जॉस्ट स्ट्रोक की। अगर हम कहीं पर बात करते हैं 4 स्ट्रोक इंजन, तो 4 स्ट्रोक इंजन का सिंपल मतलब आप समझिएगा कि वहाँ पर 4 स्ट्रोक आपके हो रहे हैं, 4 पर्टिकुलर प्रोसेस में पूरी कंबशन प्रोसेस आपकी डिवाइड हो रही है। सेकंड चीज़, जो यहाँ पर रोटेशन आपका हो रहा है वो आपका 720 डिग्री का रोटेशन आपका होता है। मीन्स आपका पहले क्रैंक शाफ्ट आपकी अगर आप 0 डिग्री पर आपकी है तो 0 से 180 तक सक्शन, अगेन आपका 180 से 360 तक आपका कंप्रेशन, 360 से फर्दर जब आप रोटेट करते हैं तो आपका वहाँ पर आपका एक्सपेंशन या पावर स्ट्रोक, और उसके बाद में जब फर्दर आप रोटेट करते हैं, जब फर्दर आपका हाफ रोटेशन होता है तो उस पर्टिकुलर रोटेशन में आपका एग्जॉस्ट स्ट्रोक हो जाता है। तो ये आपकी प्रोसेस होती है 4 स्ट्रोक इंजन के लिए। अभी हमने देखिए आपको बताया था पिछले टॉपिक में फ्लाई व्हील का फंक्शन क्या होती है। फ्लाई व्हील देखिए इस केस में आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम यहाँ पर बात करते हैं अपने 4 स्ट्रोक इंजन केस में, क्योंकि पावर क्या मिल रही है, एक रोटेशन के केस में या आपके हाफ रोटेशन के केस में पावर मिलती है और रिमेनिंग जो आपका एक रोटेशन आपका होता है वो आपका उसमें आपको पावर नहीं मिलती है। तो एक बार पावर मिलती है, एक रोटेशन में पावर मिलती है और एक रोटेशन पावर नहीं मिलती है, तो उस केस में क्या होगा, जिस समय आपका पावर मिलेगी पिस्टन बहुत तेजी से रोटेट करना चाहिए या व्हीकल को आपको बहुत तेजी से रोटेट करना चाहिए। जिस केस में पावर नहीं मिलेगी पिस्टन स्लोली रोटेट करेगी। तो इस पर्टिकुलर जर्क को अवॉइड करने के लिए हम वहाँ पर यूज़ करते हैं फ्लाई व्हील्स को। फ्लाई व्हील एनर्जी स्टोरेज डिवाइस है, जिस समय एनर्जी मिल रही है उसने स्टोर कर लिया एक्सेसिव एनर्जी को, जिस समय एनर्जी नहीं मिल रही है उसने वो एनर्जी सप्लाई कर दी और एक मॉडरेट वे में, एक मॉडरेट स्पीड में आपके व्हीकल को रन करने में सपोर्ट करता है।
अच्छा, इसमें अभी एक थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्शन आगे हम आएगा, जब हम आगे आपको चीज़ें और जब डीप में जाते जाएँगे तो आपको थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्शन दिखेगा। जैसे हम यहाँ बात कर रहे थे, जिस समय पिस्टन टीडीसी से बीडीसी आता है, उस समय इनलेट वाल्व आपका ओपन होता है। जब पिस्टन बीडीसी से जब नीचे बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर जाएगा, उस समय ये आपका इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व या कंप्रेशन स्ट्रोक की अगर बात करें, तो इनलेट और एग्जॉस्ट वाल्व दोनों आपके क्लोज़ रहते हैं। अगर हम फर्दर कंबसन स्ट्रोक की बात करते हैं तो वहाँ पर भी दोनों वाल्व क्लोज रहते हैं, और जिस समय हम एग्जॉस्ट स्ट्रोक की बात कर रहे होते हैं वहाँ पर आपका एग्जॉस्ट वाल्व ओपन होता है। ये थोड़ा सा स्लाइटली कॉन्ट्राडिक्टरी होता है। जस्ट अभी हम आगे थोड़ा सा एक टॉपिक आपको एक्सप्लेन करेंगे, वॉल्व टाइमिंग डायग्राम, कि वॉल्व कब ओपन होते हैं कब क्लोज होते हैं। तो वहाँ पर आपको देखिएगा कि ये वॉल्व कुछ समय पहले ओपन होते हैं, कुछ समय बाद आपके क्लोज होते हैं। बेसिकली उसके पीछे रीज़न क्या है वो हम उसी टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। तो ये बेसिक आपकी वर्किंग आपकी होती है किसी भी 4 स्ट्रोक इंजन के लिए। सिर्फ और सिर्फ अगर डिफरेंस आपका होता है तो वो आपका होता है एसआई इंजन और सीआई इंजन केस में, मींस स्पार्क इग्निशन के लिए और कंप्रेशन इग्निशन इंजन के लिए। स्पार्क इग्निशन इंजन के केस में स्पार्क प्लग लगा होता है, हमारे पास जो आपका इनलेट वॉल्व आपका होता है या इनटेक मैनिफोल्ड होता है, उस इनटेक मैनिफोल्ड से इन केस ऑफ स्पार्क इग्निशन इंजन आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर सप्लाई होता है। जबकि और एयर फ्यूल मिक्सचर सप्लाई आपका होने के बाद में आप कंप्रेस करते हो, हाई लेवल कंप्रेसर के बाद में स्पार्क प्लग से स्पार्किंग करते हो, और उस स्पार्किंग के बाद में आपका वहाँ पर चार्ज आपका बर्न होता है। जबकि अगर हम बात करेंगे सीआई इंजन के केस में, तो आपका जो इनलेट वाल्व है या इनलेट मैनिफोल्ड है वहाँ से आपके सिर्फ और सिर्फ एयर सप्लाई होती है। स्पार्क प्लग की जगह पर आपका इंजेक्टर लगा होता है। जब हम चार्ज को सर्टेन लेवल तक कंप्रेस करते हैं तो इंजेक्टर से हम फ्यूल को इंजेक्ट कर देते हैं। फ्यूल मीन्स डीजल, डीजल को हम इंजेक्ट कर देते हैं। चूँकि डीजल का सेल्फ इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, वो कम टेम्परेचर पर बहुत जल्दी बर्न कर जाता है। तो जैसे ही हम चार्ज को एक स्लाइट लेवल से एक सर्टेन लेवल तक कंप्रेस करते हैं तो एक पर्टिकुलर जिस टेम्परेचर आपका राइज होता है और उस टेम्परेचर पर चार्ज आपका आइसली बर्न हो जाता है। तो डीजल इंजन के केस में अगर हम बात करेंगे, सीआई इंजन के केस की बात करेंगे, तो आपका स्पार्क प्लग नहीं होगा, उसकी जगह इंजेक्टर लगा होगा। बाकी रिमेनिंग प्रोसेस आपकी अगर स्ट्रोक वाइज प्रोसेस की बात करते हो तो आपकी स्ट्रोक वाइज यही आपकी 4 प्रोसेसेस आपकी होती हैं। The next is a two-stroke SI and CI engine. If I am talking about the two-stroke engine, I'm already told you the four-stroke engine and two-stroke engine. अगर हम टू स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं तो टू स्ट्रोक इंजन के केस में जो भी आपकी कंबशन प्रोसेस आपकी हो रही होती है वो आपकी 2 स्ट्रोक में आपकी कंप्लीट हो जाती है। अब जब आप यहाँ पर अगर आप देखें तो वहाँ पर जो आपका कंबशन चैम्बर की डिज़ाइन, ये जो आपके सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट की डिज़ाइन थी, वो आपके टू स्ट्रोक इंजन के डिज़ाइन से बहुत ज़्यादा डिफर कर रही है। ये देखिए, अगर आपका डायग्राम आपका, हम टू स्ट्रोक इंजन की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम डायग्राम की बात करते हैं, पहले इसकी थोड़ा वर्किंग आप समझ लीजिए कैसे होती है, फिर उसके बाद में जो डिफरेंट टू स्ट्रोक होते हैं उनकी बात करेंगे। ये पार्ट आपका इनलेट वॉल्व है, यहाँ से आपका या इनलेट, अच्छा वन मोर थिंग, आपके टू स्ट्रोक इंजन्स में आपके वॉल्व नहीं होते हैं, यहाँ पर पोर्ट अप्लाई किए जाते हैं। द डिफरेंस बिटवीन वॉल्व एंड पोर्ट, पोर्ट आपके वो आपका पर्टिकुलर ओपनिंग एरिया होता है जो आपका एवरी टाइम आपका ओपन रहता है, उसको क्लोज करने के लिए कोई अरेंजमेंट आप अप्लाई नहीं करते हो। वो पिस्टन के मूवमेंट की वजह से स्लाइटली ओपन एंड स्लाइटली क्लोज हो सकता है, लेकिन उसको आप बंद नहीं करते हो, बंद करने के लिए कोई स्प्रिंग अरेंजमेंट प्रोवाइड नहीं करते हो। जबकि वॉल एरिया में आपके पॉकेट वॉल फॉर्म में अरेंजमेंट होता है, उसके लिए आपकी कैम शाफ्ट लगी होती है, उसको रेगुलेट करने के लिए कैम आपकी लगी होती है। तो ये आपका पर्टिकुलर आपका इंट्रेंस एरिया हो गया, यहाँ से आपका इनलेट फ्यूल आपका अंदर आता है। जो साइड एरिया आप देख रहे हो, ये मेंशन किया गया है, ये आपका ट्रांसफ़र पोर्ट है। यहाँ पर इसके थ्रू आपका बर्न चार्ज लोअर पार्ट से अपर पार्ट की तरफ डाइवर्ट होता है। डिफ्लेक्टर लगा हुआ है जो चार्ज को डिफ्लेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। स्पार्क प्लग, अगर हम एसआई इंजन की बात कर रहे हैं, स्पार्क इग्निशन इंजन की बात करें तो स्पार्क प्लग होगा, अगर सीआई की बात करेंगे तो इंजेक्टर आपका होगा। एग्जॉस्ट पोर्ट है, यहाँ से बर्न चार्ज आफ्टर कंबशन आपका बाहर निकलेगा। तो ये पूरा अरेंजमेंट आपका होता है। और जो लोअर एरिया आपका होता है, इस पर्टिकुलर एरिया को हम बोलते हैं क्रैंक केस, क्योंकि जहाँ जिस पर्टिकुलर एरिया में क्रैंक शाफ्ट होती है उस एरिया को बोला जाता है क्रैंक केस एरिया। अब यहाँ पर देखिए कौन कौन से स्ट्रोक आपके होते हैं। सबसे पहले केस में जिस समय पिस्टन बीडीसी, अगेन यहाँ पर सेम पोजीशन यहाँ पर होता है। जो लोअर एज की बात करेंगे ये आपका बीडीसी होगा, बॉटम डेड सेंटर। जो अपर आपकी हाइट आपकी हो जाएगी वो कहलाएगी आपकी टीडीसी या टॉप डेड सेंटर। अब जिस समय पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ मूव करता है, अभी हम यहाँ फर्स्ट केस की बात कर लेते हैं, नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ मूव करेगा उस केस में लोअर पार्ट में सक्शन होगा, यहाँ पर लो प्रेशर जनरेट होगा, बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर है,
तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर गैसेस आपके इजीली ट्रेवल करेंगी या एयर फ्यूल का मिसला इजीली आपका अंदर सप्लाई हो जाएगा। तो जब पिस्टन बीडीसी से बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर की तरफ ट्रेवल करेगा उस समय आपका सक्शन स्ट्रोक लोअर पार्ट में होगा। सेम टाइम में अगर हम अपर पार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर कंप्रेशन स्ट्रोक आपका हो रहा होता है या कंबसन स्ट्रोक हो रहा होता है, क्योंकि जो चार्ज ऊपर हमारा जा चुका होता है जब पिस्टन यहाँ से ऊपर जाता है तो उस केस में क्या करता है, इस पर्टिकुलर ये जो आपका पिस्टन आपका ऊपर की तरफ ट्रेवल कर जाएगा तो ये जो आपका एग्जॉस्ट पोर्ट आपका है ये आपका बंद हो जाएगा। यहाँ पर चार्ज आपका कंप्रेस होगा और चार्ज कंप्रेस होने के बाद जैसे स्पार्क प्लग से स्पार्किंग करोगे ये चार्ज आपका बर्न हो जाएगा। तो जिस समय लोअर पार्ट में सक्शन हो रहा होता है, अपर पार्ट में अगर हम बात कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपका कंबशन हो रहा होता है। तो 2 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं, यहाँ पूरी प्रोसेस 2 स्ट्रोक में होती है। बेसिकली होते आपके वही 4 स्ट्रोक ही हैं, लेकिन उन 4 स्ट्रोक को कंप्रेस कर दिया जाता है, एक साथ में 2 स्ट्रोक आपके प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। तो फर्स्ट टाइम में अगर हम बात करते हैं, एक टाइम में सक्शन और कंबशन आपका एक साथ हो रहा होता है। एंड सक्शन एंड कंबशन के अगर केस की हम बात करते हैं तो जिस समय जैसे आपका कंबशन हुआ, कंबशन के बाद में पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी आएगा, चूंकि पिस्टन के ऊपर प्रेशर अप्लाई होगा, इस प्रेशर की वजह से पिस्टन नीचे की तरफ फोर्स अप्लाई होगा। जैसे पिस्टन आपका टीडीसी से बीडीसी की तरफ आपका आएगा, एग्जॉस्ट पोर्ट आपका ओपन हो जाएगा, बर्न गैसेस यहाँ से बाहर जाने लगेंगी और जो यहाँ पर चार्ज आपका कलेक्ट हो रखा था, जो यहाँ पर आपके सक्शन के टाइम पर चार्ज आपने लिया था, जब पिस्टन नीचे आएगा तो इस चार्ज को प्रेशर अप्लाई करेगा और ये चार्ज ट्रांसफर पोर्ट के थ्रू ऊपर की तरफ सप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर अगेन आपकी 2 प्रोसेस एक साथ हो रही हैं, एग्जॉस्ट एंड ट्रांसफर प्रोसेस एक साथ आपकी हो रही है। तो अगर हम बात करते हैं 2 स्ट्रोक इंजन में तो 2 स्ट्रोक कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट केस में सक्शन और कंबशन एक साथ आपका हो रहा होता है, ये सक्शन एंड पावर स्ट्रोक एक साथ होता है या कंप्रेशन एक साथ होता है। सेकेंड स्टेज की बात करते हैं तो एग्जॉस्ट एंड ट्रांसफर स्टेज आपकी एक साथ होती हैं। तो आपकी बेसिकली अगर हम 2 स्ट्रोक इंजन की बात करें, स्ट्रोक्स आपके वही 4 होते हैं, लेकिन एक साथ में 2 स्ट्रोक और एक साथ में 2 स्ट्रोक आपके हो जाते हैं। इसका सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि 2 स्ट्रोक इंजन में एक बार जब पिस्टन की बात करते हैं, जिस समय पिस्टन बीडीसी से टीडीसी गया, कंबशन हो गया, टीडीसी से नीचे आया, एग्जॉस्ट हो गया, फिर जब पिस्टन यहाँ से बीडीसी टीडीसी जाएगा, फिर कंबशन होगा, फिर जब नीचे आएगा फिर एग्जॉस्ट आपका हो जाएगा। मीन्स हर रिवोल्यूशन में आपको पावर मिलती जा रही है। इसका एडवांटेज ये होता है कि अगर हम 2 स्ट्रोक इंजन की बात करते हैं तो उसके हर एक रिवोल्यूशन पावर मिलती है। मीन्स 2 स्ट्रोक इंजन में ज़्यादा पावर आपको मिल जाती है, जबकि 4 स्ट्रोक इंजन में क्या होता है, एक स्ट्रोक में पावर मिलती है, एक स्ट्रोक में पावर नहीं मिलती है। इसकी वजह से यही आपका बेसिकली डिफरेंस होता है 2 स्ट्रोक इंजन और 4 स्ट्रोक इंजन में। फर्दर जो आपका नेक्स्ट पार्ट आपका आता है डिफ्लेक्टर। डिफ्लेक्टर का क्या काम होता है, तो डिफ्लेक्टर के हम अगर वर्क की बात करते हैं तो जिस समय आपका ट्रांसफर पोर्ट से चार्ज ट्रांसफर होकर ऊपर जा रहा होता है उस समय बर्न गैसेस आपके बाहर निकल रही होती हैं। तो डिफ्लेक्टर का काम होता है कि जो भी बर्न गैसेस, जो भी आपका फ्रेश चार्ज नीचे से ऊपर जा रहा था वो बर्न गैसेस के साथ में बाहर ना निकले, बल्कि वो आपका जो फ्रेश चार्ज आपका है वो आपका ऊपर की तरफ आपका ट्रेवल कर जाए। फ्रेश चार्ज ऊपर रहेगा, वो पुश करेगा बर्न चार्जेस को, जिसकी वजह से बर्न चार्जेस इजीली बाहर आपके निकल जाएंगे। तो ये आपकी वर्किंग आपकी होती है 2 स्ट्रोक इंजन की। अगर आप जस्ट अपोजिट अगर हम बात करेंगे अगेन सीआई इंजन के केस में, तो सेम आपकी पूरी वर्किंग यही होगी, सिर्फ और सिर्फ वहाँ पर जो फ्यूल सप्लाई हो रहा होगा उसकी जगह पर आपका एयर सप्लाई आपकी हो जाएगी, और जो आपका स्पार्क प्लग लगा हुआ है उसकी जगह इंजेक्टर होगा जिसके थ्रू आप फ्यूल चार्ज को इंजेक्ट करोगे। तो ये हमारा बेसिकली इतना पार्ट हमारा हो गया कि आईसी इंजन क्या होता है, आईसी इंजन क्लासिफिकेशन वाला पार्ट आपका क्या होता है, आईसी इंजन के डिफरेंट कंपोनेंट्स, उनके नॉमेनक्लेचर, व्हाट इज अ 2 स्ट्रोक इंजन फॉर एसआई एंड सीआई इंजन, and what is the 4 stroke for SI and CI engine. Okay, thank you.